Okay, so this is part 2 of lecture 9, and here we will start the second last topic of first chapter, that is material. There are three forms of material. One is conductor, second one is insulator, and third one is semiconductor. What is conductor? The word conductor is taken from the word conduct. Conduct means those material which can conduct electricity easily. वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास करें, वो मटेरियल हमारे पास कंडक्टर कहलाते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर. जितने भी आपके पास मेटल हैं वो सारे के सारे अच्छे कंडक्टर हैं. हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेटल हैं और वो सारे के सारे कंडक्टर हैं. उनके वैलेंस शेल में अगर ग्रुप 1 का है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अगर ग्रुप 2 में है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर ग्रुप 3 में है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. लेकिन हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो जस्ट हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होते हैं, जिनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है. तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने वैलेंस शेल को स्टेबल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शन में वो अपना पार्ट प्ले करते हैं. तो कंडक्टर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें हमने एक एग्जांपल मेटल ली. आवर ह्यूमन बॉडी इज़ आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टर. तो हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है. इसी वजह से हमारी बॉडी में से करंट फ़्लो होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है और वो करंट को पाथ फ़्लो करती है, करंट को पाथ प्रोवाइड करती है कि वो बॉडी में से फ़्लो हो जाए. और वाटर इज़ आल्सो अ गुड कंडक्टर. हमारे पास पानी जो है वो गुड कंडक्टर है. पानी में से इलेक्ट्रिसिटी आप एक एंड से दूसरे एंड में ईज़िली पास हो सकती है, या ये कह सकते हैं पूरे वाटर में से ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. सेकेंड टाइप ऑफ मटीरियल इज़ इंसुलेटर. Insulator does not conduct the electricity under the normal condition. इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास नहीं कर रही होती. नॉर्मल कंडीशन में उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही होती. तो दिस इज़ एंटी ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास दें. इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन को फ़्लो करने के लिए, करंट को फ़्लो करने के लिए बिल्कुल पाथ ना मिले. आप ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल हैं जो इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहे होते हैं. तो हमारे पास जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस आर आल्सो इंसुलेटर. इनर्ट गैसेस जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, या आप ये कह लें ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं. अगर ग्रुप 8 के हैं तो मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो ग्रुप 8 के हैं, उनके वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की. वो अपने आप स्टेबल हैं. उनका केमिकल रिएक्शन में कोई पार्ट प्ले नहीं करेंगे, इसीलिए वो कंडक्ट नहीं कर रहे होते. सेमीकंडक्टर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. सेमी में से आप सब फेमिलियर हैं. वर्ड सेमी का मतलब होता है हाफ. इट मीन्स it is the intermediate state between a conductor and insulator. It is, you may say, a middle point, a center point, or a joining point of a conductor and insulator. ये एक intermediate state है. intermediate state का क्या मतलब है? It means its half of the properties resembles with insulator and its half of the properties resembles with conductor. वर्ड से ही क्लियर है. सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स कि जो हम कंडक्टर पढ़ कर हैं. इट इज़ हाफ ऑफ द कंडक्टर. अगर ये हाफ ऑफ द कंडक्टर है, इट मीन्स आल्सो इट इज़ हाफ ऑफ द इंसुलेटर. जब ये हाफ ऑफ द कंडक्टर है तो इसको हम हाफ ऑफ द इंसुलेटर भी कह सकते हैं. लेट सपोज़ इंसुलेटर की एग्जांपल, जिस तरह हमने कंडक्टर की एग्जांपल दी. हमारे पास ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर है, वाटर एक गुड कंडक्टर है, मेटल एक गुड कंडक्टर है. इसी तरह इंसुलेटर की एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक वुड है, एक लकड़ी का पीस है. तो उस लकड़ी के पीस में हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल पे शॉक देते हैं, एक टर्मिनल पे किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं. एक इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का
मजमुआ भेजते हैं, एक चार्जेस भेजते हैं। जब आप उसके एक एंड पे बहुत ज़्यादा चार्जेस भेजेंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, आप उसी लकड़ी के सेकंड टर्मिनल पे हाथ लगाएंगे या सेकंड एंड पे हाथ लगाएंगे, यू विल फील नो करंट। रीज़न इज़ दैट पीस ऑफ वुड इज़ इंसुलेटर एंड इट डज़ नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, इट डज़ नॉट पास द इलेक्ट्रॉन्स, it does not transfer, it does not give the path to the electrons to flow from one end to the next end. तो अब सवाल ये है कि जब हमारे पास एक लकड़ी का पीस था, उसको हमने करंट दिया, बहुत ज़्यादा चार्जेस उनमें से फ़्लो करवाने की कोशिश की, हमने एक एंड में चार्जेस दी तो दूसरे एंड पे हमें कोई चार्जेस या कोई करंट महसूस नहीं हुआ, तो वो सारी चार्जेस कहाँ चली गई? तो वो सारी जितनी भी चार्जेस होती हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और इसी स्टोरिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर को, हम इंसुलेटर को एज अ डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इंसुलेटर में कोई भी चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या एक एंड से दूसरे एंड में पास नहीं हो रही होती। जितनी भी हम चार्जेस अप्लाई कर रहे होते हैं, जितना भी हम करंट दे रहे होते हैं, वो सारा का सारा इंसुलेटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, और इसी स्टोरिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। एंड सेमीकंडक्टर की अब एग्जांपल पे आते हैं। जिस तरह मैंने कहा वाटर इज़ अ कंडक्टर एंड पीस ऑफ अ वुड इज़ एन इंसुलेटर। तो अब क्या करते हैं, हम एक पीस और लकड़ी का उठा के उसमें पानी डाल देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी विल टेक अ ड्राई वुड। अब क्या होगा, जब आप ड्राई वुड उठाएंगे, उसमें से शॉक देंगे, तो सेकंड टर्मिनल में अब आपको कुछ करंट फील होगा। वाटर की वजह से कुछ करंट फ्लो होगा, लकड़ी जो है इंसुलेटर उसकी वजह से नहीं फ्लो होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है करंट थोड़ा सा फ्लो होगा, इंटरमीडिएट स्टेट में फ्लो हो रहा होगा। इन सारी चीज़ों को आप जो है एनर्जी बैंड गैप थ्योरी से भी ईज़िली समझ सकते हैं। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी में हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड या वैलेंस शेल एक ही बात होती है। कंडक्शन बैंड उससे अपर लेवल होता है। वैलेंस बैंड जो होता है, यानी वैलेंस बैंड जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड अपर एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया जाता है तो वो वैलेंस बैंड से मूव होकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं येस वी आर रेडी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स कि जब तक आपके पास कंडक्शन बैंड में करंट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं है, जब तक आपके पास कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस डिवाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट के फ्लो होने के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में मौजूद होना चाहिए। अब देखिए, इन केस ऑफ मेटल, अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ओवरलैप्ड होते हैं। उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ओवरलैप्ड होते हैं, और वहाँ पर बैंड गैप ज़ीरो होता है। बैंड गैप इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम कह रहे हैं कि दिस इज़ बैंड गैप। और बैंड गैप मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसीलिए ज़ीरो होता है क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड हो रहे होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास वैलेंस बैंड में होते हैं, सारे के सारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जो होता है बीच में कोई सेपरेटिंग पॉइंट नहीं होती, दोनों एक दूसरे के ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कंडक्टर में से अच्छा खासा करंट भी फ्लो हो रहा होता है। उसके बरक्स जब हम सेमीकंडक्टर की तरफ जाते हैं तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कुछ फासले पर होते हैं, और अब बैंड गैप एग्जिस्ट कर रहा होता है। बैंड गैप जो है वो एक्चुअली डिफरेंस है। तो अब जो है काफ़ी डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। अब जब भी हम वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो जंप करे, तो उसमें से काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करके फॉल बैक होके वापस अपने वैलेंस बैंड में गिर जाते हैं। तो अब देखिए, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे, सारे के सारे कंडक्शन बैंड में थे, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में जब हम एनर्जाइज कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन फॉल बैक हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है, अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं
जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है तो कहते हैं येस वी आर रेडी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब पहले के मुकाबले में देखिए, कंडक्टर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में थे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था। अब कुछ कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो इसी वजह से हमारे पास जो है करंट भी कम ही फ्लो करेगा। तो हमारे पास अगर करंट को देखा जाए तो करंट जो है सेमीकंडक्टर में कम फ्लो करता है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। इंसुलेटर जो है उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसका बैंड गैप सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कोशिश करता है कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाए, लेकिन फिर वो क्या करता है, एनर्जी वहाँ पर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाता और अपनी एनर्जी लूज़ करके फॉल बैक होके अगेन वैलेंस बैंड में गिर जाता है। इसीलिए in case of insulator there is no any electron in a conduction band. If there is a no any electron in conduction band, it means zero current will be there. तो इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, उसमें ज़ीरो करंट होता है क्योंकि कोई भी हमारे पास चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं होता। अब आते हैं सेमीकंडक्टर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। एलिमेंटल यानी एलिमेंट के फॉर्म में हो तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, यानी एलिमेंट जितने भी हैं उनमें से 3 सेमीकंडक्टर हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। कार्बन कम यूज़ होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मोस्टली यूज़ होते हैं। सिलिकॉन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन इज़ सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ पे पाया जाता है, जबकि फर्स्ट मोस्ट जो अबंडेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन। सिलिकॉन में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन सेकंड नंबर पे जो है अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जबकि फ़र्स्ट मोस्ट अबंडेंट जो है दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ़र्स्ट मोस्ट अबंडेंट है। आपको सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए, इवन वाटर का फार्मूला देखिए उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हमारे पास 3 हैं, जबकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में अगर 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना रहे हैं दैट सेमीकंडक्टर इज़ नोन एज बाइनरी। बाई मीन्स 2। बाइनरी जब सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट सेमीकंडक्टर आपस में मिलके एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाएंगे। इस किस्म का सेमीकंडक्टर कहलाएगा बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अगर आपके पास 3 एलिमेंट मिलकर एक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर अब ट्राइनरी सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो ट्राई का मतलब होता है 3। अगर 4 एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो वो सेमीकंडक्टर अब ट्राइनरी के बजाय क्वाटरनरी कहलाएगा। This one is the last topic of chapter 1, that is short circuit and open circuit. What is a short circuit? A circuit whose resistance is 0. एक ऐसा सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो तो वो सर्किट कहलाता है शॉर्ट सर्किट। एंड यू आर फेमिलियर दैट रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली अ रेजिस्ट इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक रुकावट है करंट के पाथ में। इट मीन्स जितनी रुकावट ज़्यादा होगी कम करंट फ्लो करेगा, जितनी कम रुकावट होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आप लिख सकते हैं R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है करंट के साथ। करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है। तो अब देखिए हम जब कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट में कि अ सर्किट हुज रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो, ऐसा सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। इन अदर वर्ड्स जब इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ओहम लॉ को फॉलो करेंगे तो करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब क्या है, करंट क्या होगा, ज़ीरो का रेसिप्रोकल ले लें, 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट इज़ अ सर्किट हुज रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो एंड इन्फिनाइट करंट कैन फ्लो।
अब मैं अपनी स्टेटमेंट को ठीक करता हूँ। मुझे पता है कोई भी करंट सोर्स मुझे इनफिनाइट करंट नहीं प्रोवाइड कर सकता। इनफिनाइट करंट कहाँ से आएगा? ये एक इनवैलिड सी टर्म है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं इनफिनाइट की जगह वर्ड यूज़ करेंगे मैक्सिमम करंट कैन फ्लो। अब क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम, यानी जो करंट आपके पास वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके पास करंट वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, सारा का सारा करंट उसी शॉर्ट सर्किट में से गुजरेगा। लेट सपोज हमारे पास 3 रजिस्टर हैं पैरेलल में, उनके साथ हमने एक शॉर्ट सर्किट, एक शॉर्ट वायर, या इन अदर वर्ड जो आप लैब में कनेक्टिंग वायर यूज़ करते थे उसको भी हम शॉर्ट वायर कहते हैं, वो प्लेस कर दीजिए। जब आप 3 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए, एक शॉर्ट वायर भी लगा दी, अब वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर दिया, तो अब करंट फ्लो होगा। तो करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखिएगा कि करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है कि किस पाथ में उसको रुकावट कम से कम पड़ रही है। अब देखें, जब वो एक रजिस्टर में से गुजरेगा, वो चेक करेगा इज़ देयर एनी अदर पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट विच ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस। क्या इस रजिस्टर के अलावा इस पूरे नेटवर्क में कोई और ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस इससे कम हो ताकि मैं उसमें से गुज़र जाऊं? फिर वो उस रजिस्टर से निकलेगा, उसमें से फ्लो नहीं होगा, सेकंड की तरफ जाएगा, फिर थर्ड की तरफ जाएगा। जब वो शॉर्ट वायर की तरफ जाएगा तो शॉर्ट वायर या शॉर्ट सर्किट की हम डेफिनेशन करके आए हैं कि अ सर्किट हुज रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो। उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो। जब करंट देखेगा कि यहाँ पर मुझे कोई रुकावट नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो अब वो तीनों रजिस्टर की बजाय अब इस सारा का सारा इस शॉर्ट वायर में से गुजर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम करंट कैन फ्लो। जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है सारा इसी एक शॉर्ट वायर में से गुजरेगा और ग्राउंड की तरफ मूव होगा, यानी जो अदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उनमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा, वो डिवाइसेस ऑपरेट नहीं करेंगी। इसीलिए कहते हैं कि जब पैरेलल में एक सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बाकी डिवाइसेस ऑपरेट नहीं कर रही होती। चलें सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड वन इज़ ओपन सर्किट, एंड ओपन सर्किट पॉइंट 3 पे आ जाइए। ओपन सर्किट इज़ वन हुज रेजिस्टेंस इज़ इनफिनाइट एंड नो करंट फ्लोज फ्रॉम दैट सर्किट। ओपन सर्किट इसके बरक्स, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस ज़ीरो थी। ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसकी इनफिनाइट रेजिस्टेंस है, इनफिनाइट रुकावट है, बेतहाशा रुकावट है। जब बेतहाशा रुकावट होगी करंट के पाथ में तो उस पाथ में करंट बिल्कुल नहीं गुजरेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट है और उसमें से बिल्कुल ज़ीरो करंट फ्लो करता है। अब देखिएगा, हम एक सीरीज़ नेटवर्क लेट सपोज डिज़ाइन कर लेते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि हम एक सीरीज़ सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद हम 3 रजिस्टर लगाते हैं सीरीज़ में और साथ ही एक ओपन सर्किट लगा लेते हैं, या क्या कर लेते हैं, एक रजिस्टर को हम ओपन कर लेते हैं। जब आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर को ओपन कर लेंगे तो अब सीरीज़ में पाथ चेक होता है कि सीरीज़ में आपको पता है करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ होता है। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए जब सिंगल पाथ चाहिए, वो पाथ चेक करेगा 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, आगे पाथ ओपन है। और करंट को फ्लो होने के लिए पाथ का कंप्लीट होना ज़रूरी है। जब तक पाथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। वो चेक करेगा कि मुझे इस सर्किट में एक जगह पर पाथ जो है डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड का मतलब देयर इज़ एन इनफिनाइट रेजिस्टेंस, इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, तो इसीलिए किसी भी डिवाइस में से आपका वो करंट नहीं गुजरेगा। तो ओपन सर्किट में जब एक वायर आपके पास एक जो है डिवाइस ओपन हो जाए तो कोई भी डिवाइस नहीं चलेगी। इसीलिए नहीं चलेगी क्योंकि जब कोई डिवाइस ओपन हो जाती है तो वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है, और इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ज़ीरो करंट आ रहा होता है, और सीरीज़ में सबके पास एक ही करंट है तो हर एक में से ज़ीरो करंट और ज़ीरो करंट गुजरेगा। ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ स्विचेस आर रिलेटेड टू ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तो
तो यही है कि ऑन स्टेट जो है वो बेसिकली आपको शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में हम यही कर रहे थे कि वोल्टेज सोर्स जितना भी करंट दे रहा था सारा का सारा आगे शॉर्ट वायर की तरफ जा रहा था। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सोर्स जो डेटा प्रोवाइड कर रहा था वो सारा का सारा लोड या डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा था। और ऑन स्टेट में भी हम बटन को जब ऑन कर लेते हैं तो हम कहते हैं डिवाइस ऑपरेट हो जाए, या हम जो सिग्नल भेजना चाह रहे हैं वो हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और हमारी चीज़ें मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू हो जाएं। और ऑफ स्टेट को हम ओपन सर्किट कहेंगे, क्योंकि ऑफ में कोई डिवाइस नहीं चल रही होती, और सेम जब ओपन हो जाता है एक सर्किट तो उसमें भी पूरा नेटवर्क क्लोज हो जाता है, कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं कर रही होती। Now we are moving towards the chapter number 2, and the name of this chapter is color coding. Color coding is nothing, it is just the name of a technique, it is just the name of method which is used to calculate the resistance of a resistor. ये एक टेक्निक का नाम है, ये एक मेथड का नाम है। इस मेथड से हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लैब में जितने भी रजिस्टर अवेलेबल थे उनमें हर एक रजिस्टर के ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती थी, 4 स्ट्रिप्स रैप की होती थी, और उन 4 स्ट्रिप्स जो रैप की होती थी उन 4 स्ट्रिप्स के डिफरेंट कलर होते थे। तो हम उन्हीं कलर्स को देख के हम उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ईज़िली बता सकते हैं। तो इससे पहले आपको कलर कोडिंग सीखने के लिए एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वुमेन। तो बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वुमेन, ये जस्ट सारे कलर्स ही हैं जिसको हमने एक सेंटेंस में इनक्लोज किया हुआ है हमने अपने समझने के लिए। जो फर्स्ट बी है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बी ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आर, आर स्टैंड्स फॉर रेड, O stands for orange, Y stands for yellow, G stands for green, B stands for blue, V stands for violet, G stands for gray and W stands for white. ये सेंटेंस याद रखिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो इस पूरे सेंटेंस का हर एक लेटर है वो कैपिटल है, वो किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आपने कलर की सीक्वेंस याद रखनी है। और इस टेबल में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी, सेकंड कलर ब्राउन है, ब्राउन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, थर्ड रेड है, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगी। 10 टोटल हमारे पास कलर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसे स्टॉप 9 तक होना है। और 9 जो है वाइट है, तो वाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होगी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं कि रजिस्टर जब गिवन हो तो उसकी रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलें, ये हमारे पास रजिस्टर लैब में यूज़ होते हैं। इसमें फर्स्ट जो आपके पास रजिस्टर ए है, दैट इज़ 4 बैंड कलर कोडेड रजिस्टर। इसमें 4 स्ट्रिप बनी हुई हैं, आपने चारों के कलर ऑब्जर्व करने हैं। रजिस्टर ए की तरफ आइए, इसकी फर्स्ट स्ट्रिप पे है कलर रेड, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। आप इस टेबल में से भी चेक कर सकते हैं, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ प्लेस करेंगे, आप लिखेंगे 2। सेकंड कलर चेक करेंगे, ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू है 5। आप टेबल में से भी चेक कर सकते हैं, या अगर आपको याद है तब भी कर सकते हैं 5। आप सेकंड कलर जो आया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें। अब क्या होता है, जो यहाँ पर थर्ड स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप कहलाती है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में क्या होता है कि मल्टीप्लायर का जो कलर आ रहा होता है उस कलर की आप चेक करें न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है आपने उतने ज़ीरोज़ इंसर्ट करने होते हैं। यानी पहले स्ट्रिप थी रेड, हमने लिखा रेड की वैल्यू 2 एज इट इज़ लिख लिया। सेकंड स्ट्रिप थी ग्रीन, ग्रीन की न्यूमेरिकल वैल्यू थी 5, हमने 5 एज इट इज़ रखा। थर्ड था रेड, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो अब 2 नहीं रखेंगे क्योंकि थर्ड स्ट्रिप में जो कलर आ रहा होता है उतने हम ज़ीरोज़ इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर रेड है, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो हम प्लेस करेंगे 2 0। तो अब हो गया 2 5 एंड 00 2500। फोर्थ स्ट्रिप जो है दिस इज़ कॉल्ड द टॉलरेंस। What is tolerance? Tolerance tells us about that how much the
इट फ्लक्चुएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू, कि ये एक रेंज प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। और 4 बैंडेड कलर कोडेड रजिस्टर में जो लास्ट स्ट्रिप होती है, टॉलरेंस वाली स्ट्रिप, उसमें जस्ट 2 ही कलर पॉसिबल हैं, या कलर होगा गोल्ड या कलर होगा सिल्वर। अगर गोल्ड है तो गोल्ड की टॉलरेंस है ±5%, अगर सिल्वर है तो सिल्वर की टॉलरेंस है ±10%। अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट रेड था 2 एज इट इज़ प्लेस किया, ग्रीन था 5 एज इट इज़ प्लेस किया, रेड था, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 थी, आपने 2 ज़ीरोज़ लगाए, अब वैल्यू बन गई 2500। और फॉर गोल्ड है तो इसकी टॉलरेंस ±5% है। अब आपने क्या करना होगा, 2500 का 5% निकालेंगे। कैसे 5% निकालेंगे, 2500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू जो 5% निकले 2500 का, वो 2500 में ऐड कीजिए, यानी 2500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100। जो वैल्यू आए वो वैल्यू पहले 2500 में ऐड करें, एक वैल्यू आएगी, फिर वही वैल्यू जो आपने 5% उसका निकाला था वो 2500 में से माइनस करें तो उसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम, और इस तरह आपके पास एक रेंज आ जाएगी। रजिस्टर बी की तरफ जाएं। रजिस्टर बी में जो है आपके पास देखें, अगेन दिस इज़ अ 4 स्ट्रिप कलर कोडेड रजिस्टर। फर्स्ट कलर चेक करें, फर्स्ट स्ट्रिप में है आपके पास रेड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेड इज़ 2, तो आप प्लेस करेंगे 2 एज इट इज़। सेकेंड कलर इज़ ग्रीन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रीन इज़ 5, आप प्लेस करेंगे 5। थर्ड वन इज़ ऑलवेज मल्टीप्लायर, तो जो मल्टीप्लायर का कलर होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देके उतने ज़ीरोज़ लगाएं। इस केस में आपके पास मल्टीप्लायर का कलर ब्लैक है और ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, तो जितनी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रही होती तो आप 1 ज़ीरो लगाते, 2 आ रही होती 2 ज़ीरो लगाते, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 0। 0 का मतलब है आप 0 ज़ीरोज़ लगाएं, 0 ज़ीरोज़ का मतलब आप इस केस में कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो रेड को 2 प्लेस किया, ग्रीन को 5, ब्लैक है, ब्लैक पे कोई भी हम ज़ीरो नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही 0 है। अब क्या हो गया हमारे पास वैल्यू 25, अगेन मल्टीप्लायर इज़ 5, तो आप क्या करेंगे 25 का 5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, वो आपके पास उसका 5% आएगा। जो 5% आए पहले 25 में ऐड करें, देन 25 में से वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देन रजिस्टर सी की तरफ आइए। रजिस्टर सी में हम क्या करते हैं कि रजिस्टर सी में आप देखिए फर्स्ट स्ट्रिप जो है दैट इज़ रेड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेड इज़ 2, सेकेंड कलर इज़ ग्रीन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रीन इज़ 5। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि आप देखिए मैंने बताया था कि जो टॉलरेंस है उसमें जस्ट 2 ही कलर पॉसिबल हैं, दैट इज़ सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो 4th स्ट्रिप में भी आ सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड 3rd स्ट्रिप में भी आ सकते हैं। अगर तो वो 4th स्ट्रिप में है तो उसको टॉलरेंस कंसीडर करेंगे, सिल्वर है ±10 लेंगे, गोल्ड है ±5 ले लेंगे। अगर वो 3rd स्ट्रिप में आ जाएं तो फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा कि सिल्वर और गोल्ड 3rd स्ट्रिप में भी आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी फर्स्ट 2 स्टेप्स में नहीं आएंगे। अब देखें फर्स्ट रेड था 2 प्लेस किया, सेकंड ग्रीन था 5 प्लेस किया, थर्ड हमारे पास था गोल्ड। अब जब गोल्ड आए तो क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 डिजिट एज इट इज़ प्लेस करने हैं। अगर मल्टीप्लायर की जगह गोल्ड आए तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे। अगर आपके पास मल्टीप्लायर में कलर गोल्ड आ रहा है या 3rd स्ट्रिप में कलर गोल्ड आ रहा है, अगर आपके पास 3rd स्ट्रिप में कलर सिल्वर आ रहा है तो फर्स्ट 2 कलर की एज इट इज़ वैल्यू लिखेंगे। थर्ड अगर मल्टीप्लाई सिल्वर है तो फर्स्ट 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.01। इसमें देखिए पहला रेड था 2 रखा, सेकंड ग्रीन था 5 रखा, गोल्ड है तो दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे। जब 25 को मल्टीप्लाई बाय 0.1 किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2.5।
जब 2.5 आ गई उसके बाद फोर्थ स्टेप अगेन टॉलरेंस है, सिल्वर है, तो सिल्वर क्या है 10% होता है सिल्वर का। अब 2.5 का 10% निकाल कर पहले 2.5 में ऐड करें, देन 2.5 में से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हमारे पास 5 बैंडेड कलर कोडेड रजिस्टर है। इसमें अब 4 की बजाय 5 कलरफुल स्ट्रिप्स आपको नज़र आएंगी। तो जिस तरह मैंने 4 बैंडेड कलर कोडेड रजिस्टर में आपको बताया था कि वहाँ पर फोर्थ स्ट्रिप में या तो सिल्वर आएगा या गोल्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर सिल्वर या गोल्ड नहीं बल्कि बहुत से कलर इसकी टॉलरेंस में अपीयर हो सकते हैं या फिफ्थ बैंड में अपीयर हो सकते हैं। कौन से कलर अपीयर हो सकते हैं, इस रजिस्टर के ऊपर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उस टेबल को देखें कि सारे कलर इसकी जो है टॉलरेंस में अपीयर हो सकते हैं। अगर ब्राउन है तो उसकी टॉलरेंस ±1% होगी, अगर रेड है ±2% होगी, अगर ग्रीन है ±0.5 होगी, अगर ब्लू है ±0.25 होगी, अगर वायलेट है ±0.1 होगी। अब देखें 5 बैंड कलर कोडेड की हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वहाँ पर 4 बैंडेड में फर्स्ट 2 जो कलर होते थे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ लिखते थे। यहाँ पर 2 नहीं बल्कि यहाँ पर जो 3 डिजिट आएंगे उनकी वैल्यू एज इट इज़ प्लेस करेंगे। वहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट जो आते थे उनके न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ लिखते थे। यहाँ पर पहले जो 3 कलर हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। वहाँ पर थर्ड मल्टीप्लायर होता था, तो जो मल्टीप्लायर का कलर होता था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे के उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। यहाँ पर थर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिप जो होता है वो मल्टीप्लायर कहलाता है। मल्टीप्लायर का मतलब कि जितना फोर्थ स्ट्रिप में जो कलर आ रहा होगा हम उसकी चेक करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और उतने ज़ीरोज़ इंसर्ट करेंगे। वहाँ पर फोर्थ स्ट्रिप जो था वो टॉलरेंस का था 4 बैंडेड में, यहाँ पर फिफ्थ स्ट्रिप जो है वो टॉलरेंस का है और टॉलरेंस के कलर भी डिफरेंट हैं और उनकी वैल्यूज़ भी आपको टेबल में गिवन है। तो अब आइए ऑरेंज की तरफ चलते हैं। पहला कलर है ऑरेंज। आप ऑरेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, आप एज इट इज़ प्लेस करेंगे और उसके बाद आप ब्लू देखेंगे। ब्लू का के वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है 6, आप प्लेस करेंगे 6 एज इट इज़। फिर ग्रीन, आप ग्रीन की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करेंगे, ग्रीन की न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, अब 5 एज इट इज़ प्लेस करेंगे, यानी पहले 3 डिजिट हमने एज इट इज़ प्लेस कर लिए। फोर्थ स्ट्रिप इज़ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में जो कलर आए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देकर उतने ज़ीरोज़ लगाएं। इस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू ब्लैक है, मल्टीप्लायर में ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक का मतलब है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ीरोज़ है। इट मीन्स कि आप इसमें अब ज़ीरोज़ लगाएंगे, इन अदर वर्ड्स आप इसमें कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। उसके बाद चिप रजिस्टर इज़ आल्सो नोन एज सरफेस माउंट रजिस्टर। दे आर मोस्टली यूज्ड इन आवर PCs, computers, and their body is white or off-white. They contain a C-shaped electrode. उनकी बॉडी वाइट या ऑफ वाइट होती है। उनके कनेक्टिंग टर्मिनल या पॉइंट्स या जिस तरह रजिस्टर के टर्मिनल होते थे तो इनके टर्मिनल भी सी शेप के होते हैं। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी कलर कोडिंग है। इसकी बॉडी पे आपको डिजिट दिखाई देंगे, या 3 डिजिट होंगे या 4 डिजिट होंगे। तो उन डिजिट जो वो डिजिट होते हैं वो बेसिकली इन्हीं चिप रजिस्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी अब हम चिप रजिस्टर की कलर कोडिंग सीखने जा रहे हैं। अगर इसकी बॉडी पे 3 डिजिट लिखे हुए हैं, लेट सपोज लिखे हुए हैं 111, अगर 3 डिजिट हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट एज इट इज़ प्लेस करेंगे और थर्ड 1 उसका मल्टीप्लायर है। अगर है हमारे पास इस पर चिप रजिस्टर पे लिखा हुआ है 111, इट मीन्स आपने फर्स्ट 2 1 एज इट इज़ प्लेस कर लेने हैं, लास्ट 1 है तो उतने आपने ज़ीरोज़ प्लेस कर देने हैं। लास्ट 1 इज़ मल्टीप्लायर तो आपने एक ज़ीरो प्लेस कर देना है। तो अब इसकी वैल्यू होगी 110 ओम, 110 यानी 110 ओम होगी। अगर इस पे अपीयर हो रहा है 321 तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट एज इट इज़, 3 और 2 को एज इट इज़ प्लेस करेंगे। 1 का मतलब एक ज़ीरोज़ लगाएं तो आप क्या लिखेंगे 3320 यानी 320 ओम। अगर 4 डिजिट आ रहे हैं किसी चिप रजिस्टर के ऊपर तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 3 को एज इट इज़ प्लेस कर लेंगे और फोर्थ 1 क्या होगा उसका मल्टीप्लायर होगा।
अगर आ रहा है लेट सपोज 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1 आ रहा है एक चिप रजिस्टर में लिखा हुआ, तो पहले 3 1 आप एज इट इज़ प्लेस करेंगे, लास्ट वन जितना न्यूमेरिकल वैल्यू है उतने ज़ीरोज़ प्लेस करें, तो लास्ट में आप एक ज़ीरो प्लेस करेंगे। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी 1 1 1 और 0 ओम। अगर लेट सपोज है 3227 है, तो आप क्या करेंगे 322 3 डिजिट एज इट इज़ प्लेस करेंगे, 7 है तो आपने पीछे से 7 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। अगर 3 डिजिट हैं तो फर्स्ट 2 एज इट इज़, अगर 4 डिजिट हैं तो 3 जो पहले 3 हैं वो एज इट इज़। इन बोथ केसेस के 3 डिजिट हैं या 4 डिजिट हैं, लास्ट डिजिट हमेशा मल्टीप्लायर ही है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर उतने ज़ीरोज़ लगाने हैं। उसके साथ साथ इसकी बॉडी पे कुछ लेटर भी लिखे होते हैं, सम टाइम आर कैपिटल लिखा होता है, सम टाइम एम कैपिटल लिखा हुआ होता है और सम टाइम के कैपिटल लिखा होता है। अगर एम आर कैपिटल है तो कैसे करेंगे, लेट सपोज हमारे पास एक चिप रजिस्टर है जिस पे लिखा हुआ है 4R7, तो आप क्या करेंगे 4 को एज इट इज़ प्लेस करेंगे, जहाँ पर भी आर आएगी वहाँ पर डेसिमल डॉट प्लेस करेंगे, एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब है 4R7, तो आप क्या करेंगे 4 को एज इट इज़ प्लेस किया, आर की जगह लेकर आए डेसिमल डॉट और फिर 7 को एज इट इज़ प्लेस किया, यानी अब इस चिप रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4.7 ओम। अब अगर एक चिप रजिस्टर है उस पर लिखा हुआ है 4K7, तो आप 4 को एज इट इज़ प्लेस कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, आप 4 को जब एज इट इज़ प्लेस कर लेंगे के की तरफ देखेंगे, के की जगह आप डेसिमल डॉट प्लेस करेंगे और 7 को एज इट इज़ रखेंगे। 4K7 था, 4 को एज इट इज़ रखा, के की जगह डेसिमल डॉट डाला, 7 को एज इट इज़ लिखा, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 4.7 ओम नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू अब होगी 4.7 किलो ओम। अगर आर लिखा हुआ है कैपिटल तो यूनिट ओम में होगा, अगर के कैपिटल लिखा हुआ है तो यूनिट किलो ओम में होगा, अगर एम कैपिटल लिखा हुआ है तो यूनिट मेगा ओम में होगा। और जहाँ पर भी आपके पास के आर या एम आए वहाँ पर डेसिमल डॉट प्लेस करनी है। लेट सपोज है हमारे पास R21, आर है डेसिमल डॉट डालें, पॉइंट या 0 पॉइंट, 21 है 21 एज इट इज़ प्लेस करें, इसकी वैल्यू होगी R21 की वैल्यू होगी, आर की जगह हमने पॉइंट डाला, 21 को एज इट इज़ रखा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.21 ओम। अब अगर एक रजिस्टर है जिस पर लिखा हुआ है R21R, इसका मतलब है आर की जगह आप डेसिमल डॉट प्लेस करें, 0.12 एज इट इज़ प्लेस करें, 0.12 आखिर में आ रहे तो 0.0, लेकिन ये रजिस्टर इनवैलिड रजिस्टर है क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ही जगह पे डेसिमल डॉट आता है, कहीं पर भी 2 जगह पर डेसिमल डॉट नहीं आता, इसीलिए एक ही चिप रजिस्टर पे आपको एक ही लेटर दिखाई देगा, आइदर वो आर होगा या एम होगा या के होगा, कभी भी ये दोनों या तीनों या 1-2 मरतबा रिपीट नहीं हो सकता, कभी भी आर और के साथ में नहीं आ सकते, कभी भी आर और एम साथ में नहीं आ सकते, कभी भी एम और के आपस में नहीं साथ आ सकते, कभी भी 2 जगह पे आर नहीं यूज़ होगा, कभी भी 2 जगह पे के यूज़ नहीं होगा और कभी भी 2 जगह पर एम यूज़ नहीं होगा। What is 0 ohm resistor? 0 ohm resistor contain a black band on a center. हमारे पास जो 0 ओम के रजिस्टर होते हैं उनके जो है सर जस्ट एक सेंटर पे सिंगल स्ट्रिप होती है और वो ब्लैक कलर की होती है, तो वो 0 ओम का रजिस्टर होगा। और 0 ओम का रजिस्टर जो है रोबोट यूज़ करते हैं, जब हम सर्किट बना रहे होते हैं तो हम कनेक्शन करने के लिए शॉर्ट वायर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जितने रोबोट्स हैं वो रोबोट्स क्या कर रहे होते हैं, वो रोबोट्स बेसिकली कनेक्शन करने के लिए शॉर्ट वायर की जगह इन्हीं 0 ओम के रजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। What is thermistor? Basically a thermistor is a sensor. थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर एक सेंसर ही है और सेंसर के 2 काम होते हैं। पहला कि वो किसी चीज़ को सेंस करता है, सेकेंडली उसी सेंसिंग के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी हमेशा सेंसर के 2 काम होते हैं, पहला किसी चीज़ को सेंस करता है, सेकेंडली उसी सेंसिंग के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स हैं। लेट्स सपोज टेम्परेचर सेंसर है, लेट्स सपोज प्रेशर सेंसर है, लेट्स सपोज ह्यूमिडिटी सेंसर है, हीट सेंसर है एंड सो मनी अदर्स, और लाइट सेंसर्स होते हैं। तो आपके पास जो है थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसर है। याद रखिएगा टेम्परेचर सेंसर के और भी टाइप्स हैं, थर्मिस्टर है, PT100 है एंड सो मेनी अदर्स हैं। तो पहली बात ये है कि जब ये टेम्परेचर सेंसर है तो ये किस चीज़ को सेंस करेगा, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा। सेकेंडली इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेगा। यानी अब इसको आप सेंसर के साथ साथ एक वेरिएबल रजिस्टर का भी नाम दे सकते हैं। सेंसर इसीलिए है क्योंकि टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, वेरिएबल रजिस्टर इसीलिए है क्योंकि उसी सेंसिंग के कोरस्पॉन्डिंग ये अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ये याद रखिए कि यहाँ पर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द राइज और फॉल ऑफ अ टेम्परेचर। थर्मिस्टर में हम जस्ट ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज होगी। हमने ये नहीं डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगी या रेजिस्टेंस कम होगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या तब रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। इसके लिए फिर आपको उनकी कोफिशिएंट चेक करना पड़ते हैं थर्मिस्टर के। एक थर्मिस्टर ऐसा है जिसमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है, आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करती है। इट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। इफ़ यू इंक्रीज़ वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज, इफ़ यू डिक्रीज़ द सेम क्वांटिटी then the other quantity also decreases with respect to the first quantity. Then there is a linear relationship, there is a direct relationship between both quantities, and such type of thermistor is known as PTC thermistor. PTC stands for positive temperature coefficient. And if a resistance decreases with the increase in temperature, or resistance decreases with the increase in temperature, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो या फर्स्ट क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही हो, इट मीन्स देयर इज़ अ रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों के बीच में एक रिवर्स रिलेशनशिप हो तो एक क्वांटिटी को बढ़ाएं दूसरी कम हो, पहली को कम करें दूसरी बढ़ जाए। इस तरह का जब रिलेशनशिप हो तो इस तरह का थर्मिस्टर जो है वो थर्मिस्टर NTC थर्मिस्टर कहलाता है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में कुछ और भी टॉपिक डिस्कस किए थे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। हमने प्रेफर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू को देखा था। हमने कहा था कि जब हमारे पास रेजिस्टर इन्वेंट हुआ था तब उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट वैल्यू के रेजिस्टेंस बनाना इम्पॉसिबल सी बात थी। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टर हैं, अगर आपने परचेज़ करने हैं तो इन्हें स्टैंडर्ड में से परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ऑर्डर पे स्पेशल रेजिस्टर तैयार करवाने पड़ेंगे। उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि हमारे पास इन्हीं लिस्ट के रजिस्टर मौजूद हैं। लेट सपोज उन रजिस्टर में लिस्ट में मैंने कुछ यहाँ पर नोट भी लिखे हैं कि 10 ओम थी, 12 ओम थी, 15 ओम थी, 18 ओम, और बहुत लंबी लिस्ट गिवन है तो वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड और उसके मल्टीपल्स भी दिए थे। मल्टीपल्स का मतलब अगर 10 है तो 10 की बजाय उन्होंने 100 का भी बनाया था, उन्होंने 1000 यानी 1K का भी बनाया था, 10K का बनाया था। अगर 47 ओम बनाया है तो उसकी जगह 470 का बनाया है, 4700 को बनाया था, इस तरह से। लेकिन अगर वो कहते हैं आपको कोई इससे अलग वैल्यू चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल आर्डर देना पड़ेगा। लेकिन वो रजिस्टर आपको काफ़ी कास्टली पड़ेगा क्योंकि जो हम ये रजिस्टर ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप एक रजिस्टर को स्पेशल आर्डर देते हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो जो रजिस्टर नॉर्मल कंडीशन में आपको 2 या 3 रुपये का पड़ रहा होता है, स्पेशल आर्डर पे हो सकता है वो आपको 300-400 तक पड़ जाए। व्हाट इज़ शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ इज़ अ लाइफ और इज़ अ पीरियड, is a duration under which the electron component does not change its properties। एक ऐसा ड्यूरेशन, एक ऐसा लाइफ पीरियड, एक ऐसा इंटरवल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को कभी चेंज ना करे, वो वाला पीरियड उनका कहलाता है शेल्फ लाइफ।
what is a decade resistance box? This box actually a resistance box, it contain a resistance in डिफरेंट क्वांटिटी। आपको बताया था कि आप एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बार बार डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टर परचेज़ करने पड़ रहे हैं, आप बार बार मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं कि मुझे, आप कहते हैं कि यानी टेस्टिंग की किस्म की चल रही है, आप डिफरेंट रजिस्टर के जो है वैल्यू के वो वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, बार बार मार्केट से ख़रीद कर रहे हैं। तो ये इसकी बजाय आप एक डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स ख़रीद कर लें, इनकी सेटिंग करके बटन्स की आप जो है अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में टोटल 6 रोटेटिंग बटन, जिस तरह वॉशिंग मशीन में होते हैं इस तरह के रोटेटिंग बटन होते हैं। हर एक बटन का नाम भी है, उनके नाम हैं R/1, R/10, R/100, R/1K, R/10K और R/100 के। ये जो वॉशिंग मशीन की तरह बटन हैं, हर एक बटन के साथ छोटे मार्क भी लगे होते हैं, यानी उनकी पोजीशन बनी हर एक बटन की, पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2, हर एक 6 में से हर एक बटन की पोजीशन 0 से लेकर 9 तक मार्क किए होते हैं। आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 6 बटन हैं, 6 बटन के साथ 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं कि आप इन 6 बटन की सेटिंग कीजिए जो रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से। फिर अगर आप वो रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं तो 2 वायर लेकर आएँ, इन दोनों टर्मिनल पे लगाकर अपनी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन कर लें। इन बटन के साथ आपको मार्किंग भी नज़र आ रही होगी कि नंबर लिखे हुए हैं और मार्क किया हुआ, यानी रोटेट करके किस पोजीशन पर छोड़ना चाहते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि R/1 रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। जो R/1 बटन है डिकेड बॉक्स में, ये कब कहाँ से लेकर कहाँ तक रेजिस्टेंस की रेंज देता है, ये 0 से लेकर 9 तक देता है। R का मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ द बटन्स। अब अगर आप क्या करेंगे, देखें R/1 की मैंने रेंज बता दी, आपको 0 से लेकर 9 ओम तक देगा। R/1 जब 1 पोजीशन पे होगा, R का मतलब है पोजीशन ऑफ बटन। जब 1 पोजीशन है 1/1 1 ओम होगा। अगर R/1 बटन पोजीशन 2 पे है 2 ओम देगा, 3 पे 3 ओम देगा, 5.5 पे है तो 5.5 ओम देगा। R मीन्स पोजीशन ऑफ बटन एंड दिस बटन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर 6.5 पोजीशन पे है तो इस बटन की रेजिस्टेंस भी 6.5 होगी। उसके बाद R/10 की तरफ आइए। R/10 में ये है कि इसकी रेजिस्टेंस की रेंज 0 से लेकर 90 ओम तक होती है। अगर इसकी पोजीशन 1 पे है तो 10 ओम होगा, 2 पे है तो 20 होगा, 3 पे है तो 30 होगा। इसका मतलब है कि R मीन्स पोजीशन ऑफ बटन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। इफ़ द पोजीशन ऑफ बटन इज़ 2 इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, द रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। R/100 है, 0 से लेकर 900 तक देगा। अगेन दिस इज़ अगेन जब ये हमारे पास क्या होगा, पोजीशन 3 पे होगा 300 देगा, 5 पे होगा 500 देगा। R मीन्स पोजीशन ऑफ बटन। R/1K है तो इसकी जो रेजिस्टेंस की रेंज होगी दैट विल बी फ्राम 0 to 1K, फ्राम 0 to 9K। और जो R/10 है इसकी 0 से लेकर 90K तक होगी। और आपके पास R/100K है उसकी 0 से लेकर 900K तक होगी। अब हम कहते हैं, लेट सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सारे के सारे बटन्स को सेट किया हुआ है पोजीशन 3 पे। जब सेट किया पोजीशन 3 पे, अब हर एक बटन के रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो R/1, R मीन्स पोजीशन ऑफ बटन, पोजीशन ऑफ बटन इज़ 3। तो R/1 जो है वो क्या देंगे, 3 × 1। R/1 आपको रेजिस्टेंस देगा 3। R/10 कितनी देगा, R/10 देगा, यानी R मीन्स पोजीशन ऑफ बटन इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो R/10 30 देगा। R/100, R की जगह 3 प्लेस करेंगे, 3/100 300 देगा। R/1K तो ये देगा 3 × 1K इज इक्वल टू 3K। R/10K 30K देगा, R/100K 300K देगा। उसके बाद ये याद रखिएगा कि इस पिक्चर में आपको जो 6 बटन नज़र आ रहे हैं, ये 6 के 6 बटन आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और जो चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को डायरेक्टली एड अप किया जाता है। तो इट मीन्स कि हर एक बटन की हमने जब रेजिस्टेंस निकाली, अब इन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली एड अप करेंगे तो इस डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स की आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो अब आप किसको ऐड करेंगे, 3 + 30 + 300 + 3K + 30K + 300K, तो आपके पास ये आंसर आएगा। यू विल गेट
3 6 टाइम 3 आपको इतने ओम्स का डिकेड बॉक्स रेजिस्टेंस रजिस्टर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम जाते हैं प्रीफिक्सेस पे। प्रीफिक्सेस ऑलरेडी बता कर आया हूँ। प्रीफिक्स इज़ नॉट अ यूनिट, प्रीफिक्स इज़ जस्ट लाइक अ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है, द हाउ मच अमाउंट इज़ अवेलेबल, यानी ये यूनिट नहीं है, ये आपको बताता है कि कितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है, क्वांटिटी कितनी अमाउंट में आपके पास मौजूद है। लेट सपोज़ आप किसी को कहते हैं मुझे 1 किलो चाहिए, तो इससे बात क्लियर नहीं है कि 1 किलो का मतलब समझ जाएगा 1000 ग्राम। किस चीज़ की चाहिए, चीनी की चाहिए, दूध के चाहिए, व्हाटएवर। जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे प्रीफिक्स से आपको बात क्लियर नहीं होगी। प्रीफिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, है किस चीज़ की क्वांटिटी, वो आपको यूनिट बताएंगे। तो ये हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले 10 की पावर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 की पावर 0 है तो उसको हम बेस कहते हैं। अब एक पावर प्लस में जाएंगे, एक पावर माइनस में जाएंगे। अगर आपके पास 10 पावर 1 है, उसका प्रीफिक्स का नाम है डेका, उसके प्रीफिक्स का नाम है डेका, वो डी कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ मैं एक सर्किट में से करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आप प्रीफिक्स यूज़ करके ये कह सकते हैं कि उस सर्किट में करंट 10 एम्पियर भी फ्लो कर रहा है, प्लस उस सर्किट में करंट 1 डेका एम्पियर भी फ्लो कर रहा है। डेका मीन्स 10 एम्पियर। अगर 10 पावर माइनस 1 है, 10 पावर माइनस 1 मीन्स 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 पावर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.1। तो 10 पावर माइनस 1 के लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है डेसी। अगर किसी सर्किट में से करंट 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में से करंट 1 डेसी एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर 10 पावर प्लस 2 है, अब एक प्लस में जाएंगे एक माइनस में। पहले 10 की पावर प्लस 1 था, उसको कहा डेका। 10 की पावर माइनस 1 था, उसको कहा डेसी। अब 10 की पावर प्लस की तरफ आ जाते हैं। जब 10 की पावर प्लस 2 हो, उसको हम कहते हैं कि दिस वन इज़ हेक्टो। 10 पावर 2 या 100 के लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है हेक्टो, एच कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी सर्किट में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं इसमें से 1 हेक्टो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है या 10 डेका एम्पियर, बिकॉज 10 डेका की वैल्यू अगेन 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी इक्वल टू 100। तो उस सर्किट में आप ये कह सकते हैं 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 हेक्टो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है या 10 डेका एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और अगर 10 पावर माइनस 2 हो, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है सेंटी। 10 पावर माइनस 2 मीन्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 पावर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.01। अगर 10 पावर प्लस 3 हो, ये फेमस प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है किलो और सिंबल इसकी है के कैपिटल। अगर 10 पावर माइनस 3 हो, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है मिली, और आपको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से करंट मिली एम्पियर में फ्लो हो रहा होता है। इट मीन्स उसके करंट की रेंज 10 पावर माइनस 3 होती है। अगर 10 की पावर 6 है तो मेगा, अगर 10 की पावर माइनस 6 है तो माइक्रो, 10 की पावर 9 है तो प्रीफिक्स यूज़ होता है गीगा। अगर 10 की पावर माइनस 9 है तो नैनो, अगर 10 की पावर 12 है तो टेरा, अगर 10 की पावर माइनस 12 है तो पीको, अगर 10 की पावर 15 है तो उसके लिए पीटा यूज़ किया जाता है, और 10 की पावर माइनस 15 है तो उसके लिए फेमटो यूज़ किया जाता है। 10 की पावर अगर हमारे पास है प्लस 18 तो उसके लिए ऑटो यूज़ किया जाता है, और अगर 10 की पावर माइनस 18 है तो उसके लिए एक्सा यूज़ किया जाता है। ये प्रीफिक्स अगर इस तरह याद ना हो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल याद करने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए डेका का रेसिप्रोकल है डेसी, क्योंकि डेका का मतलब 10 पावर प्लस 1, डेसी का मतलब 10 पावर माइनस 1। डेका का रेसिप्रोकल डेसी, हेक्टो का रेसिप्रोकल सेंटी, हेक्टो 10 पावर प्लस 2, सेंटी 10 पावर माइनस 2। किलो का रेसिप्रोकल मिली, माइक्रो का रेसिप्रोकल मेगा, नैनो का रेसिप्रोकल गीगा, पीको का रेसिप्रोकल टेरा, पीटा का रेसिप्रोकल फेमटो, ऑटो का रेसिप्रोकल एक्सा। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ये सारा हमारे पास चैप्टर टू चैप्टर थे। अब हम
चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं। चैप्टर 3 में ओम्स लॉ है। व्हाट ओम्स लॉ सेज? ओम लॉ सेज दैट इट स्टेट्स दैट वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ़ रेजिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप करंट को कांस्टेंट रखते हैं तो इट मीन्स कि अगर आप ओम लॉ के डिफरेंट फॉर्म देखना चाहें तो ओम लॉ के 3 डिफरेंट फॉर्म हैं, आप पॉइंट बी में देख सकते हैं। अगर करंट एंड रेजिस्टेंस के मैंने वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे V = IR। अगर आपके पास वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के मैंने अब करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सेकंड रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वोल्टेज एंड करंट गिवन है और आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप रिलेशनशिप यूज़ करेंगे 3। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ओम लॉ तो ये कहता है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। लेकिन उसके बाद भी 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, हाई वोल्टेज बट लो करंट। हाई वोल्टेज पे लो करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या लो वोल्टेज पे हाई करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी प्रूव करेंगे और ओम लॉ को भी वैलिड रखेंगे। अब इस चीज़ को देखिएगा, ओम लॉ तो यही कहता है इफ़ वोल्टेज इज़ हाई करंट विल बी हाई, इफ़ वोल्टेज इज़ लो करंट विल बी लो बिकॉज द रेजिस्टेंस इज़ फिक्स्ड, रेजिस्टेंस इज़ कांस्टेंट एंड यू हैव परफॉर्म्ड दिस इन लैब नंबर 1। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि वोल्टेज को हाई रख के करंट को लो किया जाए, ये करंट को लो रख के वोल्टेज को हाई किया जाए। तो अब देखें, लेट सपोज हम पहली स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, हाई वोल्टेज और लो करंट। हाई वोल्टेज और लो करंट, इसके लिए लास्ट पॉइंट पे आइए, फर्स्ट पार्ट को देखिए। हमने रिलेशनशिप यूज़ किया है I = V/R। ये ओम लॉ है, इसमें ऊपर वोल्टेज की वैल्यू है, नीचे रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब देखें, वोल्टेज की वैल्यू जब मैंने 1000 वोल्ट रखी और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी है, 1 मेगा रखी है, तो अब करंट की वैल्यू क्या है, 0.001। यानी दिस इज़ पॉसिबल। This is possible. However, Ohm law says that voltage is directly proportional to current. If you want to increase the voltage, then current will increase. If you want to decrease the voltage, current will decrease. But this statement is also true and Ohm law is also valid. हम यूज़ भी ओम लॉ कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी उसी की ओम लॉ की इक्वेशन से प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर सब में जो वाइटल रोल प्ले कर रहा है वो वाइटल रोल जस्ट रेजिस्टेंस ही प्ले कर रहा है। अब अगर क्या करते हैं, उसी ओम लॉ की इक्वेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखें। अब देखिए, वोल्टेज की वैल्यू 1000 है, रेजिस्टेंस की जब 1 मेगा रखी तो करंट किया है 0.001 एम्पियर। अब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में आपने वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। वोल्टेज है इसमें 1000 वोल्ट, करंट क्या है 0.001 एम्पियर, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर। तो अब देखें, इसमें आपको हाई वोल्टेज भी मिल रहा है, करंट भी लो। वोल्टेज हाई है, 1000 वोल्ट है या 1 किलो वोल्ट है, करंट लो मिल रहा है, करंट 1 मिली है। वोल्टेज किलो में है लेकिन करंट किस में, मिली में है। और यूज़ कौन सी इक्वेशन की है, इक्वेशन भी ओम लॉ की यूज़ की है, लेकिन जस्ट यहाँ पर जो मेन रोल प्ले किया वो रेजिस्टेंस का रोल था, तो रेजिस्टेंस को यानी हाई रखा जाता है। फॉर हाई वोल्टेज बट लो करंट इन दिस सिचुएशन द रेजिस्टेंस वैल्यू इज कीप टू मच हाई। अब सेकंड स्टेटमेंट, लो वोल्टेज और हाई करंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसके लिए आपको अगेन ओम लॉ को ही देखना पड़ेगा। आप इसमें लास्ट पॉइंट पे आइए, सेकंड को देखिए, I = V/R। वही हमने ओम लॉ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट रखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने रखी है 0.01, तो आपको करंट की वैल्यू मिली 600 एम्पियर। अब देखें कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट को कंपेयर करें। वोल्टेज है आपके पास 6 वोल्ट, करंट है 600 एम्पियर। कितना इन दोनों में डिफरेंस है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी छोटी है और करंट की वैल्यू कितनी हाई है। इसमें भी हम ओम लॉ को ही वैलिड कर रहे हैं, ओम लॉ की इक्वेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी जो पार्ट प्ले कर रहा है वो रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, वहाँ पर भी पार्ट प्ले रेजिस्टेंस कर रहा था, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखी थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, लो वोल्टेज दैट इज़ 6 वोल्ट but high current that is 6 ampere. In this situation the resistance value is kept too much small,
इस केस में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ही संभाल रखते हैं। We will discuss the practical unit of these three quantities. Now we have discussed the voltage, current and resistance. We know that voltage, unit of voltage is volt, and when voltage will be 1 volt. We will in all cases when we discuss, when we will define the unit, we will use the same equation, Ohm law, that is V is equal to IR. Voltage will be 1 volt if 1 ampere current flows through 1 ohm resistor. It means V is equal to IR. Put the value of I is 1, put the value of R is 1, 1 multiplied by 1, the value of V will be 1. तो हम कहते हैं कि वोल्टेज 1 वोल्ट कब होगी? If 1 ampere current flows from a circuit having a resistance of 1 ohm. Secondly, when current will be 1 ampere, current flows from a circuit will be 1 ampere if 1 volt is applied across a circuit and having the resistance 1 ohm. यानी हम कहते हैं हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 वोल्ट, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो इस केस में हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर फ्लो करेगा। Resistance, when resistance will be 1 ohm, resistance will be 1 ohm if 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt. एक रजिस्टर जो अननोन है उसकी वैल्यू को आप कैसे 1 ओम कह सकते हैं? उसकी वैल्यू को आप 1 ओम तभी कह सकते हैं जब आप कहें कि हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट अप्लाई करें और सर्किट में अमीटर प्लेस करके देखें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस कि उस सर्किट में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट थे। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाती हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ लीनियर रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज़ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज़ द लीनियर रेजिस्टेंस? लीनियर रेजिस्टेंस में ये होता है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड विदाउट द चेंजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू और रेजिस्टर वैल्यू। करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वोल्टेज के साथ। जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो इस केस में हमारे पास इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती हैं वो रेजिस्टेंस कहलाती हैं लीनियर रेजिस्टेंस, और इस तरह के रेजिस्टर कहलाते हैं लीनियर रेजिस्टर। आपके पास जो 4 बैंड कलर कोडेड रेजिस्टर है वो बेसिकली लीनियर रेजिस्टर ही होते हैं। उसके बरक्स जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन करंट और डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन करंट, आल्सो चेंजेस इन द रेजिस्टेंस वैल्यू। अब क्या होगा कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा, लेकिन साथ ही साथ एक और भी चीज़ आ रही होगी। वो चीज़ क्या होगी कि वहाँ पर लीनियर रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स थी, कांस्टेंट थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। आप इसका एग्जांपल जो है एडिसन फिलामेंट बल्ब ले सकते हैं कि एडिसन फिलामेंट बल्ब की जो रेजिस्टेंस होती है वो नॉन लीनियर होती है। What is power? Power is basically a product of voltage and current is known as power. तो पावर के हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, पहले हमने डेफिनेशन करके हैं। पावर इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो फर्स्ट इसकी इक्वेशन हमने यूज़ की है, P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। सेकेंडली हमने अब ओम लॉ को यूज़ करके पावर के और फॉर्म ड्राइव करेंगे। हमें पता है P इज़ इक्वल टू फर्स्ट जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज़ P इज़ इक्वल टू V आई। अब हम V को V ही रहने देंगे, लेकिन I जो है इसका ओम लॉ से इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है ओम लॉ में I किसके इक्वल है, ओम लॉ में I इक्वल है I इज़ इक्वल टू V ओवर R। ओम लॉ में I इसके इक्वल है, तो अब ओम लॉ में I की जो वैल्यू आ रही है वो जाके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। P इज़ इक्वल टू V आई इक्वेशन में पुट करेंगे। P इज़ इक्वल टू V आई था, V को एज इट इज़ प्लेस कर लिया, इनटू I था, I की जगह जाके I की वैल्यू प्लेस करेंगे दैट इज़ V ओवर R। तो अब क्या होगा V इंटू V ओवर R या V स्क्वायर ओवर R। ये पावर की दूसरी फॉर्म आ गई।
तीसरी फॉर्म पावर की अगेन वही बेसिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू वी आई। अब पहले हमने V को एज इट इज़ रखा था, I की वैल्यू ओम लॉ से पुट की थी। अब क्या करेंगे, I को एज इट इज़ रखेंगे, V की वैल्यू ओम लॉ से जाके पुट करेंगे। देखें P इज़ इक्वल टू वी आई था, I को एज इट इज़ प्लेस कर लिया, इनटू V था, V ओम लॉ में V इज़ इक्वल टू किसके होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो आप V की वैल्यू पुट करेंगे आई आर, तो I एज इट इज़ इंटू वी की वैल्यू आई आर, तो इंटू आई इंटू आर, तो इसकी वैल्यू हो गई आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीन फॉर्म है ओम लॉ के। अगर आपको वोल्टेज एंड करंट गिवन है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस गिवन है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर करंट एंड रेजिस्टेंस गिवन है तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, हार्स पावर इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर। पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, हार्स पावर इसका बिगेस्ट यूनिट होता है। हार्स पावर में 746 वाट पड़ते हैं, यानी जब आपके पास 746 वाट होंगे तभी जाके वो एक हार्स पावर बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा हार्स पावर 1000 वाट से कम है। मैं अक्सर क्वेश्चन वाइवा में पूछता रहता हूँ कि 1000 वाट बड़ा या हार्स पावर बड़ा, तो सब कहते हैं हार्स पावर बड़ा। हार्स पावर में 746 वाट आते हैं, जबकि 1000 वाट जो है वो 1000 वाट है। 746 से 1000 ज़्यादा है, तो 1000 वाट बिगेस्ट है। आप फोर्थ पॉइंट में देखिएगा कि आपको एक रिलेशनशिप नज़र आएगा, 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर है। सेम चीज़ 550 फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए किलो वाट, किलो वाट, वाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर। किलो इज जस्ट अ प्रीफिक्स, इट मीन्स 1 kilowatt means 1000 watt. Kilowatt is a unit of power and kilowatt hour is a unit of energy. Now there are two quantities. Kilowatt, kilo is a prefix used for watt, it means 1000 watt, into hour yani power into time, this is known as energy or work. So kilowatt hour is a unit of energy. एग्जाम्पल 3.10 में आइए। एग्जाम्पल 3.10 में कहता है अज्यूमिंग दैट द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 6 गाना KD पर किलोवाट आवर, हाउ मच विल इट कास्ट टू लाइट 100 वाट बल्ब फॉर 30 डेज। कहता है कि आप अज्यूम करें कि एक यूनिट, किलोवाट आवर का मतलब होता है एक यूनिट की कास्ट है 6 गाना KD। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रही है ये गाना KD की है, ये करेंसी है बेसिकली गाना कंट्री की। और आपको पता होना चाहिए 1 गाना KD बराबर होता है 1/100 डॉलर के, यानी $100 का जो 100वां हिस्सा होता है वो जाके एक गाना KD बनाता है। गाना KD बहुत छोटा है। हाउ मच विल इट कास्ट 100 वाट बल्ब, तो बताइए एक 100 वाट का बल्ब जो है, जो आपके नॉर्मल घरों में यूज़ हो रहा होता है, उसको 30 दिन चलाने के लिए कितना बिल आएगा। जबकि एक यूनिट की कास्ट दे दी है, बल्ब की वाटेज दे दी है, कितने टाइम के लिए चल रहा है वो दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपने फोकस करना होगा यूनिट पे। यूनिट लिखा हुआ है 6 गाना KD पर किलोवाट आवर। ये याद रखिएगा, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना वो करंट का आता है, ना वो वोल्टेज का आता है, ना वो पावर का होता है। यूनिट्स का मतलब है जितने यूनिट्स आए, इट मीन्स आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। पावर कितनी आई थी, आपने कितने टाइम यूज़ किया था, तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। तो आपके पास बिल जो आता है वो बेसिकली एनर्जी का आ रहा होता है। तो यूनिट देखिए, यूनिट क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर। इट मीन्स जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम यूनिट के फॉर्म में लेकर जाएंगे। जो हमारे पास पावर होगी, यहाँ पर पावर किस में लिखा हुआ है, किलोवाट। यूनिट में पावर देखिए क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर मीन्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। आवर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, इट मीन्स टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम डेज़ में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे, हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे। तो जब आप 30 मल्टीप्लाई बाय देखिए 24 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास 30 दिन में कितने आवर्स आ जाएंगे, 720 आवर्स आ जाएंगे। अब आपको किलोवाट आवर चाहिए। किलोवाट आवर कब बनेगा, जब किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास बल्ब कितने वाटेज का है, 100 वाट का है।
इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 100/1000 वैल्यू आ गई 0.1, यानी 100 वाट बेसिकली 0.1 किलोवाट के बराबर है। अब आपके पास पावर भी पहले वाट में थी, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया 1000 के साथ डिवाइड करके, तो ये 0.1 आ गई। इसको आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आवर्स आ गए 72 किलोवाट आवर्स। अब 72 किलोवाट आवर क्या चीज़ है, इसका मतलब आपने टोटल यूनिट निकाली है कि आपने टोटल यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं। बेसिकली किलोवाट आवर इज़ अ सिंगल यूनिट, किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने 72 यूनिट कंज्यूम किए हैं। अब आपने देखना है कि आपको एक यूनिट की कास्ट कितनी गिवन है। तो लिखा हुआ एंड फाइनली डिटरमाइन दैट कास्ट, नोट दैट 6 गाना KD इज इक्वल टू $0.06, क्योंकि एक गाना KD जो है वो 1/100 के बराबर होता है। तो 6 गाना KD किसके इक्वल होगा, $0.06 या $6/100 के इक्वल होगा। आपने टोटल यूनिट निकाल ली है, आपके पास एक यूनिट की कास्ट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एक यूनिट की कास्ट को टोटल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बिल आ जाएगा। टोटल यूनिट कितने आपने कंज्यूम किए, टोटल यूनिट आपने कंज्यूम किए 72 किलोवाट आवर। आपके पास एक यूनिट की कास्ट कितनी है, $0.06। तो आप क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई बाय 0.06 करेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी $4.32। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 27 की तरफ गए थे। हमने सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर जो है, सेमी का मतलब हाफ ऑफ द कंडक्टर, इट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद कंडक्टर एंड हाफ ऑफ प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं। एक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है और उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसने किसी के साथ बॉन्डिंग ना की हो, प्योर फॉर्म में मौजूद हों, ऐसे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम उसके साथ बॉन्ड बनाएं, किसी के साथ बॉन्डिंग करें, तो वो सेमीकंडक्टर अब प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहता, उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की है। इम्प्योरिटी ऐड करने का मकसद, उसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग के नतीजे में जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है, जो हमें मटेरियल मिलता है, डोपिंग के नतीजे में जो हमें मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल को कहते हैं दिस इज़ द डोप्ड मटेरियल। और रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है, उस सेमीकंडक्टर को कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो जब हम एक्सट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ या ग्रुप 3 का या ग्रुप 5 का बॉन्ड बना लेगा, तो वहाँ पर वो अब इंट्रिंसिक के बजाय एक्सट्रिंसिक में हो गया। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ का मतलब कि वो एलिमेंट जो प्योर सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, तो इस तरह के एलिमेंट कहलाते हैं इम्प्योरिटीज़, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर में एज एन इम्प्योरिटी बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ग्रुप 3 से बिलोंग करेंगे तो उनको ट्राइवेलेंट कहेंगे, ट्राई का मतलब 3 होता है। अगर ग्रुप 5 के साथ उनका ताल्लुक़ है तो उन्हें पेंटावेलेंट कहेंगे। तो अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर ग्रुप 3 के साथ बना रहा है उसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, अगर ग्रुप 5 के साथ बना रहा है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहेंगे। और हमें पता है ग्रुप 3 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये सारे ग्रुप 3 के हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ग्रुप आपके पास 5 के हैं। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको डोपिंग के टाइप्स बताते हैं। पार्ट C जो इसका होगा।